आप क्या समझते हैं कि ये जेनेरिक हो के अपना माइंडसेट बनाना चाहिए या स्पेसिफिक एक ही फील्ड में रह के आपको आईटी में यू कैन ग्रो? बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था तो मैं भी यही कोशिश करता था, अच्छा इसकी वेबसाइट बना दूं, इसकी वेबसाइट बना दूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। काफी साल बाद ये आइडिया हुआ था ना, आई नीड टू बी स्पेसिफिक। आप स्पेशलाइजेशन में यू कैन अर्न अ लॉट, जनरलाइजेशन तो आप फिर कभी इधर कभी उधर कभी इस डिपेंड। What are the steps that should be followed to be specialized in a particular field in IT industry? आपने किसी भी इंडस्ट्री को चूज करना है तो पहले तो उसके अंदर देखना है उसके अंदर स्कोप कितना है, इंडस्ट्री के अंदर पहले कंपटीशन कितना है, आईटी किस लेवल पे वो है, सिस्टम्स किस लेवल पे रन हो रहे हैं। आज जिस दौर में हम लोग बैठे हैं, आई प्रेफर कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें, सिस्टम के थ्रू हम उनके रिजल्ट्स को एटलीस्ट एवेल्युएट कर सकें। Comparative to other industries in IT, अपैरल इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मार्जिन्स कैसे हैं? हाईएस्ट आप यहाँ से अपना मार्जिन्स गेन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि डेफिनेटली ये आप उन लोगों के साथ अटैच हो रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेश ग्रेजुएट को व्हाट विल यू एडवाइस कि वो किन उन दो चीज़ों पे काम करें, उसके बाद वो अपनी स्टार्टअप बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए? स्टूडेंट्स हैं ये नहीं जानते कि इनका फाइनल प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना फाइनल प्रोजेक्ट ही अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसामा फैज़ी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक बिजनेस। नाज़रीन, हर आईटी में जॉब करने वाले एक यंगस्टर का ख्वाब होता है कि वो अपनी एक आईटी फर्म या स्टार्टअप बना ले। ये स्टार्टअप बनाने के लिए क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, इसको आप स्केल कैसे कर सकते हैं और अपना जो शिफ्ट है फ्रॉम जॉब टू स्टार्टअप वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज हमने दावत दी है एक ऐसे ही नौजवान को जिन्होंने पहले जॉब की एक पर्टिकुलर फील्ड में टेक्सटाइल में और वहाँ से लूप होल्स को और चीज़ों को समझा और उसके बाद एक सोल्यूशन बना के ईआरपी सोल्यूशन और दूसरे अब 60 to 70% पाकिस्तान की मार्केट को ग्रैब कर लिया। मिस्टर उस्मान ज़हूर भट्ट साहब हैं जो एग्जा डाटा सॉल्यूशन के सीईओ हैं। उनसे जानेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स या जो यंगस्टर्स जॉब कर रहे हैं वो किस तरह से रिस्क को मिटिगेट करते हुए एक अपना जो ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम जॉब टू स्टार्टअप। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, मुझे थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने एक जॉब से शिफ्ट किया टुवर्ड्स द स्टार्टअप और माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टार्टअप आपने जो वो स्टार्ट कर दिया। जी, जैसा कि ये बहुत मुश्किल काम है और मैंने ये काम ऑब्वियसली मेरे जो पेरेंट्स थे वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो भी यही चाहते थे कि मुझे भी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट वो कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे लगाएं। अब मेरे मदर फादर ने कोशिश भी की, बट मेरा एक ड्यूरिंग मेरी ग्रेजुएशन जो मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, तो मेरा उसी वक्त से एक विजन था कि मैं कुछ बिजनेस करूं और कुछ अपना अपने लिए बिल्डअप करूं। आई डोंट वांट अ जॉब, और मैं जॉब नहीं करना चाहता। अच्छा, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आज हर एक बच्चे का भी है। इवन जो सारी ज़िंदगी जॉब भी करता है ना, उसका भी एक विजन होता है। लेकिन इसकी कन्वर्जन बहुत मुश्किल है, इसकी कन्वर्जन बहुत मुश्किल है। उसकी कन्वर्जन करने के लिए आपको एक टाइम से और एक डेडिकेशन के साथ सफ़र करना पड़ता है। सो मैंने अपना जो करियर है वो जब स्टार्ट किया तो मैंने डिफरेंट करियर, मैंने एजुकेशनल इंडस्ट्री में भी सर्व किया, मैंने फिर ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी सर्व किया। देन आई स्टार्ट कि पाकिस्तान में मुझे कौन सी ऐसी डोमेन फाइंड आउट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये आइडिया हो गया था कि मुझे जनरलाइज होके तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैंने फिर इसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री को चूज़ किया। अब मेरी सक्सेस कैसे हुई कि मुझे कुछ चीज़ों की समझ आ गई थी जो कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले ये देखा कि मुझे जिस भी फील्ड में जाना है मुझे उसकी एक डीप लर्निंग करनी है, मुझे उसके बारे में सीखना है, उस इंडस्ट्री के बारे में सीखना है कि वो इंडस्ट्री कैसे चलती है। सो फिर मैंने उसके बाद जॉब स्टार्ट की इस इंडस्ट्री के अंदर। सो मैंने 5 to 6 ईयर उस इंडस्ट्री को समझा। ऑन फ्लोर्स मैं लोगों के पास जाता था, बैठता था और समझता था कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, अपैरल इंडस्ट्री कैसे होती है, हमारे पास एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे आता है। फिर उन चीज़ों को समझने के बाद मैंने उस सारे प्रोसेस को कट टू पैक को समझा। समझने के बाद फिर मैंने अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू की, जो कि मैंने एक इंडस्ट्री थी जिसके साथ मैंने इसको लाइसेंस किया और वहीं बैठ के उस प्रोडक्ट को बनाया। कुछ ऐसा नहीं था कि हमने सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के उसको बनाया, हमने प्रैक्टिकल काम को प्रैक्टिकल लोगों के साथ किया और उसको उसके ऊपर फिर हमने 5 ईयर्स मज़ीद इन्वेस्ट किए। जो मेरे साथ इंडस्ट्री थी उसने भी इन्वेस्ट किए और हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किए। तो हमने फिर एक क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट को बनाया।
जो कि एक्सा डेटा सॉल्यूशंस के अंदर एक्सा ईआरपी के नाम से आई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारे मेजर बड़े यूनिट्स के अंदर एक्सपोर्टर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा ईआरपी बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है, और इवन मिडल ईस्ट में भी हम लोग यही ईआरपी को लेके चल रहे हैं। तो ये हमारी एक सक्सेस है, यही जर्नी फेयर रही इनफ। है। अच्छा, इसमें उस्मान साहब दो तरह के लोग सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं। एक तो ये जो जेनेरिक होते हैं, जो कहते हैं टेक्सटाइल का भी काम कर लो, आप एनर्जी सेक्टर का भी कर लो, ऑयल एंड गैस का भी कर लो, कंस्ट्रक्शन का भी कर लो। बट आप क्या समझते हैं कि ये जेनेरिक हो के अपना जो है वो माइंडसेट बनाना चाहिए, या स्पेसिफिक एक ही फील्ड में रह के आपको आईटी में आप यू कैन ग्रोथ? देखिए, एज़ पर माई एक्सपीरियंस और जो मेरी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर बड़ा सिंपल सा आंसर करूँगा। इट्स लाइक दिस के एक जनरल फिजिशियन है और जनरल डॉक्टर है, वो आता है, उसके पास एक पेशेंट आता है, वो 1000-1500 रुपया चार्ज करता है। और एक है जो फील्ड का है और वो स्पेशलाइज्ड है, और वो एक ही पेशेंट देखता है, लेकिन वो उससे 5000 to 10,000 चार्ज कर लेता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। आप हमारी फील्ड में भी ऐसे है, जनरलाइज इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। मैं भी जब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था, तो मैं भी यही कोशिश करता था, अच्छा इसकी वेबसाइट बना दूँ, उसकी वेबसाइट बना दूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। तो मुझे काफ़ी साल बाद ये आइडिया हुआ था, नहीं, आई नीड टू बी स्पेसिफिक। अगर आप स्पेशलाइजेशन में यू कैन अर्न अ लॉट, जनरलाइजेशन तो आप फिर कभी इधर कभी उधर कभी इस डिपेंड आप, तो मेरा ख्याल है स्पेशलाइजेशन इज मोर बेटर। यू शुड गो टुवर्ड द स्पेशलाइजेशन, और उसके अंदर आपको कोई इंडस्ट्री या कोई फील्ड चूज करके उसके So अंदर काम the करना next चाहिए। question would be like, what are the steps that should be followed to be a specialized in a particular field in IT industry? मैंने आपको अपने जर्नी में भी एक्सप्लेन किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किसी भी इंडस्ट्री को चूज़ करना है तो पहले तो उसके अंदर देखना है उसके अंदर स्कोप कितना है, उस Hmm. इंडस्ट्री के अंदर पहले कंपटीशन कितना है, आईटी किस लेवल पे वो है, और सिस्टम्स किस लेवल पे रन हो रहे हैं। सो टारगेट दैट इंडस्ट्री, जो कि बिल्कुल अभी इनिशियल के ऊपर है। व्हेन आई स्टार्ट टेक्सटाइल अपैरल, आई फाइंड देयर इज़ अ बिगर गैप। Hmm. स्टिल पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू In कैन textile टारगेट, apparel. यस, स्टिल इवन देन टेक्सटाइल अपैरल में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ये है कि जिसको भी आप स्टार्ट करना है। सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं? आपकी जो टेक्नोलॉजी या आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्सटाइल को, मतलब मुझे आम अल्फाज में बताइए, बिल्कुल सादा, जो लोग सुने और हमारे जो स्टूडेंट्स आई थिंक या यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं, या जो अभी जॉब कर रहे हैं आपकी तरह, जिस तरह आपने, वो क्या चीज़ें इस तरह की ढूंढें जो वो ऐड ऑन कर सकते हैं और वो वैल्यू एडिशन करके कोई अपनी स्टार्टअप, अपनी कंपनी की तरफ जा सकते हैं, देखिए, इन इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल? जी, जी। इंडस्ट्री के अंदर बहुत गैप है, आज भी बहुत गैप है। हम लोग गारमेंट्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा हम्म। सेटअप है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हम्म। एक इसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर एक अच्छी खासी ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्ट होती है, हम्म। टाइम लगता है। तो आज जिस दौर में हम लोग बैठे हैं, आई आई वुड प्रेफर कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करें। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इस पे गाइड करता हूँ, और हम लोग अपनी कंपनीज़ में भी ये काम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को सिस्टम ओरिएंटेड कर सकते हैं, कि सिस्टम के थ्रू हम उनके रिजल्ट्स को एटलीस्ट एवेल्युएट कर सकें, या इनिशियल फेजेस में हम देख सकें कि फॉर एग्जांपल मैं एक गारमेंट है, मैं उसको बनाना चाहता हूँ। सो व्हाट इफ आई हैव अ सॉफ्टवेयर, मैं उसको दूँ और वो मुझे बताए कि ये तुम्हें इतने में कॉस्ट करेगा, तुम्हारी इतनी कॉस्ट आएगी, तुम इसको बना भी सकते हो कि नहीं बना सकते, ठीक है। बिफोर टेकिंग दैट ऑर्डर ऑफ दैट प्रोडक्ट, मुझे एक सिस्टम ऐसा एवेल्युएट करके बता दे कि मेरे पास क्या वो कैपेसिटी अवेलेबल है, क्या मैं इस ऑर्डर को बना सकता हूँ, क्या मेरी वो तमाम रिसोर्स अवेलेबल हैं। तो यही प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री के हैं कि वो उस ऑर्डर्स को पकड़ लेते हैं और वो प्रोडक्ट्स उनसे फिर टाइमली फिनिश नहीं हो पाती। पाकिस्तान डिलीवर का नहीं सबसे होते। सबसे बड़ा पाकिस्तान का गारमेंट इंडस्ट्री का चैलेंज ये है। दिस इज द लूप होल। दिस इज द लूप होल, एंड देयर आर मेनी अदर लूप होल लाइक वेस्टेज फैक्टर ऑफ फैब्रिक। अब फैब्रिक, जब आप 10,000 गारमेंट के लिए फैब्रिक को कट कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी वेस्टेज के फैक्टर होते हैं। आज तक वो अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जो ये बता सके कि हम इसको किस तरह से कट, इसका मार्कर कितना एफिशिएंटली बनाएं। लोग मैनुअल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, लेकिन इवन देन दे आर मेकिंग मैनुअली। सो व्हाई नॉट देयर शुड बी अ सिस्टम जो उस मार्कर को बताए कि ये कितना एफिशिएंट है, या इससे पहले कोई और अच्छा मार्कर बना हुआ है, या इससे अच्छा कोई हम कटिंग पैटर्न बना सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी आइडियाज हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे गैप्स हैं। ओके, कंपैरेटिव टू अदर इंडस्ट्रीज इन आईटी, अपैरल इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मार्जिन्स कैसे हैं?
मेरा ख्याल है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम्म ये बेस ऑन एक्सपोर्ट है, आपको हम्म भी पता है, और पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्ट है, तो हम्म डेफिनेटली यहाँ बिजनेस सारा आपको पता है यूएस डॉलर के अंदर है। हम्म एंड दे आर, पहले ऐसा नहीं था, आज से थोड़ा सा अरसा पीछे जाएं तो हमारे जो ये सेट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती थी, एंड सेट डोंट वांट टू मूव ऑन सिस्टम। हम्म राइट नाउ एक नई जनरेशन ऐड हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, और अब सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील हो रही है, तो दिस इज़ द हाईएस्ट, आप यहाँ से अपना मार्जिन्स गेन कर सकते हैं हम्म बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि डेफिनेटली ये आप उन लोगों के साथ अटैच हो रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट हम्म डूइंग द लोकल बिजनेस, सो यू कैन गेट एन वर्थ ऑफ हम्म। दिस। तो इसमें तो डेफिनेटली सो होगी। मुझे ये बताएं कि एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट को व्हाट विल यू एडवाइस कि वो किन उन दो चीज़ों पे काम करे कि उसके बाद वो अपनी स्टार्टअप बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, और कितना अरसा काम करे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और वो उस ट्रैक को फॉलो करे जो आपने फॉलो किया, पहला और दूसरा। एक्चुअली अगर मुझे आज कहा जाए कि आपको अगर दोबारा से पीछे लाके छोड़ दिया जाए अपनी ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो हाउ यू विल टेक द स्टेप, तो मैं यही आंसर करूंगा। तो मेरा ख्याल है ये सब लोगों को यही करना चाहिए। अगर मैं आज ग्रेजुएशन दोबारा करूं और मुझे अगर थोड़ा सा बैक ले जाया जाए, तो मैं सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन के अंदर प्रैक्टिकल को ज़्यादा अटैच करूंगा। मैं प्रैक्टिकल डेवलपमेंट्स, प्रैक्टिकल सिस्टम डेवलपमेंट्स, एआई टूल्स या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शुरू से ही काम करना शुरू करूँगा डे हम्म वन पे। होता ये है, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर के लोग हैं, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के आईटी के लोग हैं जो ग्रेजुएशंस करके निकलते हैं, ये सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स नहीं होते। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लास्ट में एक दो यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसके अंदर एक अलाइंस में हम लोगों ने जाके फाइनल प्रोजेक्ट्स पे हमने लोगों को गाइड भी किया है। बट इवन देन ये स्टूडेंट्स हैं, ये नो, ये नहीं जानते कि इनका फाइनल प्रोजेक्ट्स कैसा होना चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना फाइनल प्रोजेक्ट ही अपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको आगे हम्म लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है वो जो आप फाइनल प्रोजेक्ट्स पे 6 मंथ स्पेंड करते हैं आफ्टर अ कम्प्रीहेंसिव नॉलेज, आपने जो अपनी इतना बुकिश नॉलेज है इसको अब ट्रांसफर करने का टाइम आया, वो 6 मंथ आपका गेन है। हम्म उस टाइम पे आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करें, कोई ऐसा काम करें, और इसमें मेरा ख्याल है अगर स्टूडेंट इस लेवल पे नहीं होते कि सोच सकें, तो मेरा ख्याल यूनिवर्सिटीज़ और हम लोग तो इस लेवल पे हम्म हैं। सो ये एक यूनिवर्सिटी, फिर एक डिफरेंट टॉपिक है जिसमें एकेडेमिया और यूनिवर्सिटी का गैप, एक वो इंडस्ट्री गैप गैप। है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ को इसके ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली फिर उस पर काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को इसको लेके आना चाहिए। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पहला हो गया। जी। उसके बाद ये है कि जैसे ही द मोमेंट आप लोग फाइनली प्रोजेक्ट करते हैं, ट्राई डोंट रन बिहाइंड जॉब। आप लोगों की प्रेफ़रेंस ये होती है कि फ़ौरन से जॉब या बिज़नेस कर लें। नो, दिस इज़ नॉट द वे। आप इस तरह से क्विकली कामयाब नहीं होंगे। मेरा ख़्याल है आपको इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहिए। हम्म आपको जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में, जिस भी कंपनी में, मीडियम, लो स्केल, लार्ज स्केल, इट डज़न्ट मैटर। द मैटर इज़ दिस कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं और वो आपको क्या सिखा रहे हैं। आप वहाँ जाएँ, आप अपनी इंटर्नशिप्स करें। अगर इंटर्नशिप करने जाते हैं, एक जगह आपका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता, दूसरी जगह स्विच ऑन कर जाएँ। ठीक है? इंटर्नशिप में आप जाएँ, हमारे पास लोग आते हैं और इंटर्नशिप करते हैं, और इंटर्नशिप करने के बाद वो हमारे पास ही जॉब में कन्वर्ट हो जाते हैं, या यूजुअली बहुत सारे लोग, हमारे पास ऐसे भी हैं, बहुत अच्छी इंटर्नशिप हमारे से की और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हम्म जॉब लग गई है। सो ये है कि इंटर्नशिप करें। एक इंटर्नशिप आप करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस गेन होता है, उसके बाद आप देखें, उसको रिपीट करें, क्योंकि ये वो एज होती है कि माँ बाप भी आपसे फ़ौरन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन हम लोगों की अपनी एक होती है, फ़ौरन से एक जॉब को कन्वर्ट कर लें। सो बेटर आप ये है कि आप जॉब से यूनिवर्सिटी से निकलते ही 50,000 की जॉब करनी है, या इंटर्नशिप्स करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है 6 to 8 मंथ का, 1 ईयर का, और उसके बाद आपने 100,000 या 200,000 की जॉब करनी है। दिस इज़ योर चॉइस नाउ। हम्म ठीक है, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द थर्ड एंड फाइनल स्टेप यू शुड टेक दिस। आप ये कह रहे हैं कि आप डिग्री कंप्लीट करके आप डोंट रश हाँ, आफ्टर जॉब, फॉरेन जॉब आप के पीछे। जब भागें तो आप अपनी किसी अच्छी आईटी फर्म में आप इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप कर लें, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटर्नशिप कर एक्सपीरियंस लें। गेन करें, इवन आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। आप जाके बैठें, आप लोगों को ऑब्ज़र्व करें, हम्म आपका एक अपना बिहेवियर चेंज होगा, आप प्रोफेशनलिज़्म हम्म को देखेंगे, आप सिस्टम्स को सीखेंगे, आप देखेंगे दुनिया की नीड क्या है, आपको आइडिया होगा बिज़नेस में और इन चीज़ों में जो आपने यूनिवर्सिटी में एक अपना टाइम गुज़ारा है, इन लोगों में फ़र्क क्या है। देन आप जब इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे ना, सो आपका इंटरव्यू भी बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है? हम्म जो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से निकल के चले गए और आप जॉब के लिए जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते। तो जो लोग मेरे इस कहने पे जाएँगे, तो डेफिनिटली दे विल सीन। अच्छा, ये तो बात हो गई जो कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री ले रहे हैं।
कुछ लोग होते हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से इस फील्ड में आना चाहते हैं, या वो आके और बड़ा अच्छा एक्सेल उन्होंने किया होता है। अगर एक नॉन आईटी बैकग्राउंड का किसी भी फील्ड का लड़का वो वांट्स टू एक्सेल इन, या वो क्या अपना करियर शिफ्ट करना चाहता है टुवर्ड्स आईटी फील्ड, उसको क्या करना चाहिए? देखिए आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। व्हेन यू टेल अबाउट आईटी, तो ये एक आईटी जो है ये बहुत बिगर स्कोप है। ये मेडिकल में भी है, आजकल हमारे घरों में भी है, ठीक है। लेकिन जिनका नॉन आईटी बैकग्राउंड, मीन जिन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी हुई, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स और इस साइड पे तो बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है। बट येस, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग, लाइक हमारी फील्ड में हम लोग हमारे सेक्टर में 2 लोग काम कर रहे हैं। एक हमारी टीम है सिस्टम डेवलपमेंट्स की, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और एक है हमारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की, जिसमें डिप्लॉयमेंट की। सो डिप्लॉयमेंट की मेरा ख्याल है डिप्लॉयमेंट वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं। और मेरा ख्याल है आज भी हमारे ऑफिस में भी ये लड़ाई हो रही होती है लोग कि यार ये डिप्लॉयमेंट वाले ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं। और क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, सीए आ जाते हैं, इंटर सीए आ जाते हैं, एसीसीएस लोग आ जाते हैं, इवन सम टाइम बीकॉम, एमकॉम, एमबीएज। हम लोग तो बीए वाले को भी चांस दे देते हैं कि यार चलो आओ आप सीख सकते हो। तो सम टाइम मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीए किया हुआ था और वो उन लोगों से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज डिपेंड ऑन यू। सो आईटी इज़ अ बिगर सेक्टर, बहुत स्कोप है, और मैं कहता हूँ उन लोगों को इस तरफ आना चाहिए। बहुत सारी डोमेन्स हैं जहाँ पे वो अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाई सो मेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन आईटी फील्ड? एक्चुअली आपने देखा ये? हाँ जी, मैंने भी ऑब्जर्व किया, और बल्कि हमारे पास कुछ लोग भी आते हैं। बेसिकली दिस इज द वर्ड ऑफ इंजीनियरिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, तो वो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो डेफिनेटली आजकल जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस आ गई हुई है, ठीक है। बल्कि हमने अपने बीएस में इंजीनियरिंग पढ़ा था, डीएलडी, ठीक है। और डीएलडी का जो कोर्स था वो उसमें गेट्स और ये वो हमें वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाए गए थे, लेकिन हम लोग तो इंजीनियर्स नहीं बने। अब इसी तरह जो इंजीनियरिंग का कोर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। सो दैट्स वाई दे आर फीलिंग कि दे आर मच कंफर्टेबल इन दैट फील्ड, क्योंकि इंजीनियरिंग को जब वो कंप्यूटर साइंसेस से करते हैं कंपेयर, सो दे वांट टू अडॉप्ट दैट। सो क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट येस बहुत सारे लोग इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। और आजकल का जो इनोवेशंस है, मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें कामयाबी देखी है। जैसे हमारा सोलर टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, इन्वर्टर्स आ रहे हैं, बैटरीज आ रही हैं, उनके अंदर बहुत बड़े सिस्टम चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर हमारे आईटी के लोग उस पर काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये लोग सक्सेसफुल होंगे। इट्स कम्बिनेशन, और हमारा कम्बिनेशन इनके साथ ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली अदर्स के। इंजीनियरिंग के लोगों के साथ हमारा कंपटीशन मैच जो है वो ज़्यादा अच्छा है। चाहे मेडिकल फील्ड ले लें, चाहे किसी भी फील्ड में ले लें, ये हमारे साथ साथ ही होते हैं और हम लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। अच्छा उस्मान साहब, इसमें जो क्वेश्चन होता है ना जो स्टूडेंट्स का, वो एक बड़ा लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है कि लैंग्वेज एक आती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है या उसकी ज़रूरत कम पड़ जाती है। राइट नाउ हम देखते हैं कि पाइथन और गो, इनका बड़ा एक बूम आया हुआ है मार्केट में। तो डू यू रियली थिंक के, बट आप बताएं कि कौन सी लैंग्वेजेस इस दौर में या आने वाले 5 या 10 साल में रेलेवेंट रहेंगी मार्केट में, और बच्चों को, जो नए आने वाले बच्चे हैं, उनको वो लैंग्वेजेस सीख लेनी चाहिए? एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं इसको ज़्यादा बेटर क्लियर करता हूँ। एक है लैंग्वेज, ऑब्वियसली लैंग्वेज जैसे सी एक लैंग्वेज है, उसकी एक एडवांस सी शार्प है, जैसे पाइथन है, जावा है, ये लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, आप लैंग्वेजेस तो लैंग्वेजेस रहेंगी, इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती रहनी है और ये रहेंगी और ये चलती आ रही हैं। हाँ, इसके ऊपर टूल्स आते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक आती हैं, बहुत सारे ऐसे डेली नई इनोवेशंस आ रही हैं। हम एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे पास खुद एक चैलेंज है, हमें हर थोड़ी देर बाद एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए। हो जाती है वो आपसे जितनी देर में शायद हम उसको अडॉप्ट करते हैं, एक बड़े टेक्नोलॉजी आ जाती है, उतनी देर में नहीं आ जाती है। बट येस, दिस इज द डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट, यू कैन नॉट अवॉइड, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल मेरे कंपटीटर्स आके इसको बड़ी जल्दी मुझे मार्केट से किक ऑफ कर देंगे ड्यू टू दिस कि जी इनके पास टेक्नोलॉजीज अच्छी नहीं है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस लैंग्वेज आपकी जो भी हो, आप किसी भी बेस लैंग्वेज पे काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बेस लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। चाहे पाइथन पे काम करें, आप जावा पे काम करें, चूज व्हाटएवर यू वांट, पाइथन इज इजी,
ठीक है, पाइथन बहुत इजी है फॉर ठीक है, बिगिनर्स। फॉर बिगनर्स, और पाइथन है भी अच्छी है, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पाइथन को। व्हाट अबाउट गो? गो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आजकल के जैसे लिहाज से चीज़ें चल रही हैं, गो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये है कि इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, और इसका रिलेशन जो है ना आपकी स्टडी से भी होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में ज़्यादा किस पे फोकस करवाया गया है, किस पे आपको टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे, आपको किस चीज़ की ज़्यादा समझ आती थी, तो डेफिनेटली आप फिर उसी को कैरी करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं आपको, यू बेसिकली हैव क्लाइंट्स फ्रॉम अब्रॉड, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आप देखते हैं। अभी रीजनल अगर हम सिनेरियो को देखें, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है मिडिल ईस्ट का, उसमें एक बहुत बड़ी मार्केट थी हमारी अरब कंट्रीज़ की, यूएई, सऊदीया। बट अब जब डिस्टर्बेंस या डिस्टेबलाइजेशन वहाँ पे आई है, तो वहाँ पे जो हमारे डायस्पोरा पाकिस्तान का भी बैठा है, दुनिया का भी बैठा है, एक तो वहाँ पे बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा। उनके लिए क्या एडवाइस आप करते हैं कि वो कम बैक टू पाकिस्तान आए, या वहाँ से चीज़ें किस तरह से आगे लेके चलें? वो पैनिक की सिचुएशन है उनके अंदर एक। एक्चुअली हम लोग बड़ा डेफिनेटली पाकिस्तान में तो इस टाइम हमारी इंडस्ट्री के लोग तो बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है। हम लोग खुद भी एक वॉर के अंदर हैं, स्टिल वी आर इन अ वॉर, वी आर नॉट हाईलाइटिंग, बट हम लोग भी एक वॉर में ही हैं विद अफगानिस्तान। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान, मे बी ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। इस टाइम पे हम लोग अगर देखें ना, तो एक जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ पे, स्पेशली यूएई इज वन ऑफ देम, के यहाँ पे हम लोग सारे बिजनेस करते थे और हम लोग जाते थे और न्यू जिसके पास क्लाइंट अपॉर्चुनिटीज नहीं को होता था, फॉलो। वो हाँ, टिकट करवा के हाँ यूएई जी, जाता था, मेरे क्लाइंट लेके। मेरे अपने क्लाइंट भी यूएई में हैं। हम्म, तो अब हमें एक ये बेनिफिट हो गया कि आप को अब मेरा ख्याल है कि आने वाले फ्यू टाइम के अंदर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से भी अगर किसी को अप्रोच करेंगे ना, दे विल लव टू लिसन यू। ठीक है, आफ्टर द वॉर योर फ्लैग इज हाई, और दिस इज द बिग आर यू डिफरेंस। फीलिंग द डिफरेंस? यस, बिग डिफरेंस। मैंने आई नो, मैंने आर यू फीलिंग द डिफरेंस विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स? यस यस यस, मैं दे आर आपको गिविंग वेटेज टू यू। वन ऑफ द एग्जांपल आई गिव यू के हम लोग एक क्लाइंट को अप्रोच करना चाह रहे थे, एंड आवर प्लान वाज फ्रॉम द यूएई ऑफिस। तो ड्यू टू वॉर डेफिनेटली हम लोग अब खुद भी उस प्रोफाइल से अप्रोच नहीं करना चाह रहे, एंड वी टारगेटेड दैट क्लाइंट विद द पाकिस्तान प्रोफाइल, एंड यू विल बी अमेज्ड, द आंसर वाज वेरी गुड. At least they start communicating with us. So I think this is the right time. But the people are in Middle East. मतलब कि आपने पहले यूएई के लोगो से या उसकी अम्ब्रेला से क्लाइंट को टारगेट किया, वो नहीं हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की आपने अपना वो दिया, प्रोफाइल के साथ गए, तो क्लाइंट वाज ओके। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं, जितना भी यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, इनको सबको पता है कि मिडिल ईस्ट इज अ ट्रांजिट, और ये एक्चुअल मायनों में ट्रांजिट है बिजनेस का भी। बेस्ड तो या इंडिया में है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, ठीक है, तो ये बिजनेस तो है, वहां पे भी ऐसे ट्रांजिट ही हो रहे थे। नो, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, जिससे ट्रांजिट चेंज हो रही हैं, जैसे वर्टिकल चेंज हो रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो अब हमारे यंगस्टर्स को मिल रही है, ठीक है, वो इसको किस तरह से अवेल करें कि वो यूरोप को टारगेट करें, अमेरिका को, यूके को? देखिए, दिस इज द राइट टाइम के आप अगर किसी हाउ टू अडैप्ट, हाँ, आप एज एन एंटरप्रेन्योर, या आप फॉर एग्जांपल एज अ स्मॉल कंपनी, या आप बिगनर हैं, तो आपके पास एक राइट टाइम है कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप लोग एक अपना अच्छा प्रोफाइल बनाएं। हाउ डेफिनेटली आप कुछ काम करेंगे या आप अपना कोई एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप लोकल काम करें। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, काम मुझे नहीं मिल रहा, फिर मैं अपना प्रोफाइल कैसे बनाऊं? देखिए, लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास काम नहीं मिल रहा तो आप कैसे प्रोफाइल बनाएं, एटलीस्ट मेक योर ओन प्रोडक्ट, स्मॉलर प्रोडक्ट आप अपने लिए बनाएं। आप अपने लिए कोई भी एक ई कॉमर्स का कोई पोर्टल बना लें, ठीक है, उसको चलाएं, just to showcase to the client. Obviously client want to see at least do something. प्रोफाइल डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि जो एक कंपनी आती है 5 इयर्स के अंदर उसके बाद कोई प्रोफाइल होता है? प्रोफाइल तो आज बहुत बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जिनकी एक एज होती है, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स की एज के बाद प्रोफाइल होते हैं। सो आप क्या सोच रहे हैं, एक 5 साल की जो कंपनी है या 10 इयर्स की जो बैकग्राउंड है, उसका प्रोफाइल क्या होगा? हु इज गोइंग टू लिसन? दिस इज आवर ओन परसेप्शंस। हम लोग प्रोफाइल बनाते ही नहीं है। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके पास, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, प्रोफाइल नहीं है, ये मेरे पास बड़ा क्लाइंट should have to tell to people profile mean what? Profile mean it doesn't to showcase your products to the peoples. No, profile mean is कि आप क्या कर सकते हैं, आपको आता क्या, आपने किया क्या है, and the profile is this: you need to give the confidence
जो पढ़ने वाला है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यार लेट मी चेक। और जो न्यू बिगनर्स के साथ काम करती हैं कंपनीज, हमारे हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, वो आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए बाजू का थोड़ा सा काम देती हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कोई क्लाइंट मुझे आया, उसने कहा अच्छा चलो उस्मान साहब ये आप काम करें, एंड आई ऑब्जर्व कि आफ्टर फ्यू मंथ्स पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हमारे साथ साइन ऑफ हो गया। द रीजन इज वी डिलीवर्ड इट। तो ये है वो चीज़ जो आपको मैं कहूँगा, जो आज के जितने भी यंगस्टर हैं, जो न्यू कंपनीज आ रही हैं, वो इस तरह से अपना काम करें, एटलीस्ट प्रोफाइल्स बनाएं। अच्छा सुमान साहब, बच्चे जो जॉब लेने आते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, आप लोगों को हायर भी करते होंगे, तो क्या 2 चीज़ें देखते हैं आज के यंगस्टर में आप कि वो उसमें होनी चाहिए तो मैं तुम्हें रख लूँगा? वो क्या तैयारी करके आए आपके पास? क्या 2 चीज़ें क्वालिटीज़ लेके आए? देखो मैं तो एक सिंपल सी बात करूँगा, पास्ट में मैं अभी रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी गया, तो मैंने वहाँ पे उनको बच्चों को कहा कि अगर आपको डिग्री चाहिए ना, तो मैं यार सिफारिश करता हूँ इनको डिग्रीज दे दो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को सिर्फ ड्यूरिंग स्पेशली जो बैचलर्स होता है या मास्टर्स होता है, उनका एक टारगेट होता है कि जी मुझे डिग्री मिल जाए। अगर ये टारगेट है ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बहुत माइनर लोग होते हैं जिनका टारगेट ये होता है कि जो हमने पढ़ा है ना, इसको कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल में। आप अगर ड्यूरिंग अपनी स्टडी आप ये चीज़ सोच के चलते हो ना कि यार मुझे, आप, मेरा ख्याल है आपको सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से ये सोच आ जानी चाहिए कि अब आपने जॉब कैसी करनी है या आपने बिजनेस कैसा करना है, और रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर यू इन्वेस्ट ऑन दैट। सो दिस इज़ द थिंग। होता ये है कि यूनिवर्सिटी से जो यूजुअली बच्चे आते हैं, हमारे पास बहुत सारे इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं, तो अक्सर औक़ात मुझे भी मौका मिला, मैंने यंगस्टर्स के इंटरव्यू किए, तो होता ये है कि उनके पास कोई प्रैक्टिकल कन्वर्जन्स नहीं होती, थ्योरेटिकल होती है। जी मैं ये भी कर लूँगा, जी मैं ये भी कर लूँगा। और प्रॉब्लम ये होती है, जो बंदा कहता है ना मैं सब कुछ कर लूँगा, इट मीन वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब आपके पास ऑब्वियसली आपके पास एक बच्चा आए, अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आए कि सर ये मैंने किया घर बैठ के। हाँ, मैंने ये किया। मेरा ख्याल है ईयर बिफोर एक लड़की मेरे पास आई और मेरा स्टाफ इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा इसने कि ना बहुत अच्छी एक ऐप बनाई हुई है, तो सर वो आपसे मिलवाना है। मैंने कहा जी ठीक है। सो आई वॉज अमेज कि उसने घर पे बैठ के जस्ट फ्री बैठती थी, उसने एक ऐप डेवलप की, और वो ऐप थी एक लर्निंग ऐप थी कि उसके अंदर वो डिफरेंट एरियाज को टारगेट कर रही थी कि आप यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ABC लर्निंग कर सकते हैं, 1 2 3 लर्निंग कर सकते हैं। एजुकेशनल साइट थी, एजुकेशनल साइट थी। तो मैं समझा कि शायद ये जो बच्ची है, ये शायद इसने किसी के लिए काम किया है। मैंने उसे 2-3 दफ़ा पूछा, उसने कहा नहीं सर, आई वाज सिटिंग फ्री, सो मैं सोच रही थी मैं कुछ करूं। तो दीज आर द पीपल्स वांट टू डू कि आप समथिंग। टिकटॉक और फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करने के बजाय ये कर लें। द इजीएस्ट वे, एवरीबॉडीज इन यूनिवर्सिटीज वांट टू मेक डकी बाय। सो अब आप मुझे एक बात बताएं, हाँ आप मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम, पाकिस्तान में कितने बाबर आजम हैं, कितने डकी भाई हैं? तो हर बंदा बन सकता है? नहीं बन सकता, बट एवरीबॉडी इज कैचिंग द मोबाइल एंड हेलो हाय हाउ आर यू। इवन देन दिस इज वेरी कॉमन इन यूनिवर्सिटीज, व्हेन आई वाज गोइंग यूनिवर्सिटीज, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे हर बंदा ऐसे ही लगा होता है। सो वो ये इजी मर्निंग के, तो डेफिनेटली फिर आप किस तरह से वर्किंग करेंगे और किस तरह से एफर्ट करेंगे। सो यू हैव टू डिसाइड योर ओन गोल रेदर देन यू नीड टू टारगेट समवन के जी मैंने इस जैसा बनना है, ठीक है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा, इसमें जो एक नई इमरजेंस है ना मार्केट में, वो है AI टूल्स। लोग आते हैं, लेट्स सपोज अब हम भी देखते हैं एडवर्टीजमेंट आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे कि आप जस्ट ये AI टूल इस्तेमाल करें, अपनी सॉफ्टवेयर कोई भी ऐप बना लें, कोई अपनी कोई भी प्रोडक्ट बना लें। तो डू यू इनकरेज यंग पीपल्स टू यूज दैट AI टूल्स, और आप कहते हैं कि यार नहीं, फ्रॉम स्क्रैच टू आप जाएं वहाँ पे? आपने बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन किया। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। हमारे पास एक कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, और उसका भी वेरी बिगनर टाइम था, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इट वाज वेरी स्मॉलर प्रोजेक्ट ऑफ क्लाइंट, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था, जैसे पोर्टल था ऑफ सम ऑफ द पेजेस, बिजनेस पोर्टल था। तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने डिस्कशंस के दौरान उसका एक प्रोटोटाइप बनाया। So that after 2-3 days she come to me and she asked me कि मैंने बना लिया है। I was saying what you are saying? उसने कहा जी मैंने बना लिया है। मैंने कहा अच्छा कैसे बनाया? और उसने मुझे दिखाया, और वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मॉरलेस वो सिमिलर था। मैंने कहा यार इसने अच्छा 2-3 दिन में बना लिया, कैसे बनाया? ठीक है। और अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, और अभी हम लोगों ने क्लाइंट की मज़ीद रिक्वायरमेंट लेनी है, उसको भी फाइनलाइज शेप में लेके जाना है।
तो उसने मुझे बताया कि जी मैंने ये टूल यूज़ किया। अच्छा, अब मैं बहुत डेफिनेटली मैं बहुत हंसा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा लेट मी टेस्ट यू नाउ, आई टेल यू कि तुमने क्या किया। जब मैंने उसे कहा कि इसको यहाँ से मॉडिफाई करो, यहाँ से चेंजेस करके लाओ, फंस वो गया। फिर फंस गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास आई, सर वो तो मैंने इस टूल से किया। मैंने कहा जी आस्क टू डू दिस नाउ। वो टूल उस तरह से हेल्प नहीं करेगा। तो फॉर अगर आपकी एक सिंगल रिक्वायरमेंट है, वन पेजर रिक्वायरमेंट है और आपने बिल्कुल उसको फाइनलाइज कर लिया है, तो यस यू कैन गेट द हेल्प। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर कंपनीज तो उस पर नहीं चल सकती। यू ठीक है, कांट रिलाई नहीं कर सकते टोटली बिल्कुल, कंप्लीटली। क्योंकि आपको कस्टमाइजेशन करनी है, आपको आफ्टर सेल्स जो आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैटर करना है, आपको स्पोर्ट सर्विसेज देनी है। ठीक है, हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेस्ड करती है स्पोर्ट सर्विसेज पे। आप किसी को भी सॉफ्टवेयर देते हैं, उसके बाद आपकी स्पोर्ट सर्विसेज हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक बना के देते हैं। तो आजकल लोग बहुत सारी ट्राइज कर रहे हैं, तो वो ट्राई में यही प्रॉब्लम होता है कि इस तरह की बड़ी सारी कंपनीज आती हैं, आपको बहुत बहुत अच्छी प्रोडक्ट बड़े बड़े कम पैसों में, समटाइम तो मैं हंसना शुरू हो जाता हूँ, मुझे जो लोग बताते हैं यार हमने चंद हज़ार में ये सॉफ्टवेयर खरीद दिया, लेकिन उसकी आफ्टर सेल फिर नहीं कैटर हो पाती, वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट नहीं कैटर कर पाते। तो थोड़े दिनों बाद वो जो अर्ली बर्ड मार्केट में आते हैं वो फिर उड़ जाते हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये जो एक साइबर सिक्योरिटी की वॉर है, साइबर डिफेंस है, इसमें हम देखते हैं कि वॉर भी हमारी होती है डिफरेंट। हमने उसमें इवेंट्स देखे हैं कि वो आपके उस पर पूरे सॉफ्टवेयर पे हमला कर देते हैं, इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, उधर से साइबर अटैक्स होते हैं। सो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे यंगस्टर्स के लिए इस फील्ड में, और वो इसको किस तरह से सीख सकते हैं? देखिए, रिसेंट जो हमारे साथ केसेस हुए हैं वॉर के, पाकिस्तान के साथ भी हुआ है, और वी आर सीइंग इन इवन ईरान कॉन्फ्लिक्ट के आर्म वॉर्स तो ख़त्म हो गई हैं। सो टेक्नोलॉजी वॉर है, टेक्नोलॉजी वॉर के अंदर अभी तो मिसाइल्स और ये चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है ये भी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे साइबर वॉर के अंदर। ठीक है, जैसे कि किसी को हैक कर लिया जाएगा, किसी का पूरा निज़ाम हैक कर लिया जाएगा। आई वाज अमेज्ड कि हमने डैम बंद किए थे, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे का पूरा मुल्क अगर हम क्रैश कर देते हैं, तो ये या आप किसी बैंक को क्रैश कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सिस्टम्स आप डाउन कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये साइबर वॉर्स तो अब आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, आप उड़ते हुए किसी भी फाइटर प्लेन को हैक कर लें, ठीक है, उसका मिसाइल सिस्टम उसी की तरफ रुक करके चला दें। Okay, ये तो एक I बहुत think बड़ा there are अपॉर्चुनिटी। 4 to 5 emerging technologies: DevOps, SysOps, AI, cloud computing, and cyber defense. Cyber security. Obviously. There are 5. आप इसमें से सबसे पहले किसको रेट करते हैं और किस तरह से इसको करते हैं कि इन पांचों में से किस फील्ड का आगे ज़्यादा स्कोप है और लोग उसको देखें? मेरा ख्याल है जैसे कि आज हमारी रीजनल चेंजेस हो रही हैं ना, कम्बिनेशन ऑफ दिस, लेकिन ज़्यादा जो है साइबर एंड एआई, ये लोग ये जो चीज़ें हैं ये हम हमें एज ए पाकिस्तानी नेशन, मेरा ख्याल है हमें अपने डिफेंस सिस्टम्स को इस पे बेस करवाना चाहिए। और मेरा ख्याल जी ऑब्वियसली रेदर देन वॉर, फर्स्ट यू हैव योर ओन डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्ट्राइक again you will get an answer. So how you will be stop that answer? So मेरा ख्याल है the bigger scope in Pakistan, और डेफिनेटली हमारे इदारे इस पे काम भी कर रहे हैं और बड़ी रैपिडली काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आई विल रेट बोथ ऑफ, क्योंकि हर चीज़ तो डिजिटलाइज हो रही है, आप फिजिकल से डिजिटल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब वो चोरी जो आपके घरों में होती थी, अब वो चोरी आपके कंप्यूटर्स में, आपके गैजेट्स में, आपके मशीन में होगी। तो आई थिंक आपको उसके लिए एक पूरी फोर्स चाहिए, और दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स कि जो भी करना। और साइबर सिक्योरिटी का मुझे थोड़ा सा आप करियर पाथ बता दें कि अगर जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आईटी बैकग्राउंड से, वेल एंड गुड। अगर बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, हम बिग बाउंटी में और दूसरी चीज़ों में देखते हैं कि नॉन आईटी बैकग्राउंड के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। वो को क्या पाथ वो चूज़ करें कि वो 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 1 साल में वो एक अच्छे सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाए? देखिए, आपका क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। रेदर देन मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ इसको आंसर करूं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यू नीड टू स्पेंड अराउंड 10 to 20 years toward that. तो मेरा ख्याल है मैं इसको जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर करता हूं। बेसिक मैं उसको करूं। आपको पता है हमारे आजकल घरों में ऑटोमेशन है,
और हर जगह पे ऑटोमेशंस है। हम्म, अब हमारे घरों में भी ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स की ज़रूरत है, और ऑलरेडी यूरोप में और अमेरिका में तो ये बहुत बड़े लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी अपकमिंग जो है वो एशिया के अंदर है। तो मेरा ख्याल है हमें जो जो इस तरह के लोग हैं, जिस तरह आपने बात की है, जिनका सिक्योरिटी से या इस तरह ट्रेंड है, आईटी में आना चाहते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोकल लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, उसमें मे बी घर घर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी की लेवल्स के ऊपर, किसी एक फेमस रोड के लेवल के ऊपर, हम्म, किसी एक सिस्टम के ऊपर, मेट्रो के सिस्टम के ऊपर, हमें कोई ऐसे टूल्स या ऐसी कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि सिक्योरिटीज़ को थ्रू ऑटोमेशन वैलिडेट करें। और मेरा हम्म, ख्याल है ये सब बिगर स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर, हम्म। हमारे सुबह पंजाब के अंदर बहुत चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर हम इसी को टारगेट करें और हम बहुत बड़े सिक्योरिटी लेवल्स को बिना करें, तो पाकिस्तान में तो यार बहुत कुछ है, वी कैन डू अ There are लॉट, opportunities, बहुत सारी, बहुत and सारी। you can earn a lot. यस, Hmm. डेफिनेटली यू कैन Hmm. अर्न अ लॉट, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, जी इट जी, वाज थैंक यू। वेरी इंसाइटफुल। जी जी, तो थैंक यू। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे जी, बहुत और शुक्रिया। आपसे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।